सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पहले वीडियो में मैंने समास के परिभाषा, उनके उदाहरण, समस्त पद, विग्रह पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। अब यहाँ पर हम लोग समास के प्रत्येक प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे हम उनको समस्त पद बनाते हैं और कैसे उनको विग्रह पद बनाते हैं। तो इसको शुरू करने के पहले एक बात ध्यान रखना है आपको कि अव्ययीभाव समास में जो समस्त पद बनता है वो नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है। ठीक, अब आपके संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे अव्यय दिए गए हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में केवल 6 अव्यय दिए गए हैं। इन्हीं 6 अव्ययों के बारे में ही आपको इस अव्ययीभाव समास में पढ़ना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आएंगे, या तो समस्त पद दिया होगा या फिर विग्रह पद दिया होगा। तो अगर समस्त पद दिया है तो आपको विग्रह पद लिखना है, और अगर विग्रह पद दिया है तो आपको समस्त पद बनाते हैं। तो अब हम इन अव्ययों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो जब आप समस्त पद से विग्रह पद बनाएंगे तो उसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अव्यय, उसका मतलब और उसकी विभक्ति। अगर समस्त पद दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या होगा, अव्यय होगा। तो उस अव्यय का मतलब क्या होता है वो जानेंगे, और दूसरा उत्तर पद के साथ कौन सी विभक्ति हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अव्यय लिखे गए हैं, उनका मतलब लिखा गया है और उनके साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं वो लिखा गया है। पहला निरअव्यय होता है, निर का मतलब अभाव होता है, इसके साथ षष्ठी विभक्ति प्रयोग करते हैं। दूसरा स्वाव्यय होता है, स्व का मतलब सहित होता है, इसके साथ तृतीया विभक्ति प्रयोग करते हैं। तीसरा अनुअव्यय होता है, इसके 2 मतलब होते हैं, पश्चात और पूर्व, और इसके साथ षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। चौथा अव्यय, अब तीसरा अव्यय आपका चौथा उप होता है, उप का मतलब समीप होता है, और विभक्ति लगाते हैं इसमें षष्ठी। पांचवा होता है प्रति, प्रति का मतलब, इसका मतलब नहीं होता है, इसकी विभक्ति प्रथमा लगाते हैं या फिर सप्तमी लगाते हैं। और छठवां अव्यय होता है यथा, यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य, और विभक्ति लगाते हैं षष्ठी। तो अब हम इनको बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला अव्यय आपका है कौन सा, निर। तो लिखते हैं उदाहरण, निर्मक्षिकम, ये आपका है समस्त पद। आपको क्या बनाना है, विग्रह पद। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा, निर। आप क्या करना है, देखना है निर का मतलब क्या होता है, अभाव। और जो उत्तर पद है उसमें कौन सी भक्ति प्रयोग करेंगे, षष्ठी। तो उत्तर पद क्या है, मक्षिक। ठीक, तो अब जो उत्तर पद है उसको विभक्ति लगा के पहले लिखेंगे, और फिर जो अव्यय का मतलब है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये आपका बनेगा क्या, मक्षिकाणाम अभाव। समझ में?
हमने क्या किया इससे समस्त पद में, पहले देखा कौन सा अव्यय है, उसका मतलब लिख दिया, फिर क्या देखा उत्तर पद क्या है और कौन सी विभक्ति लगानी है। तो नीर का मतलब अभाव हुआ, मक्षिकम में षष्ठी लगाया, ये क्या बना मक्षिकायाम। तो पहले उत्तर पद लिखना है विभक्ति लगा के और फिर अव्यय का मतलब लिखना है। एक और उदाहरण लिखते हैं। जनानाम अभाव, ये समस्त पद से विग्रह पद बने। अब यहां पर विग्रह पद से समस्त पद बनेगा। तो जब समस्त पद बनाएंगे तो पहले क्या आएगा उत्तर पद जो लिखा है। तो उत्तर पद में जो मीनिंग लिखा है उसके अव्यय को आपको लिखना है। तो अभाव का अव्यय कौन सा था निर। और फिर जो पूर्व पद है जनाना, इसकी विभक्ति को हटाकर इसको नपुंसक लिंग में लिखना है। तो ये क्या बनेगा निर्जन। ऐसे समझ में निर्जन। तो ऐसे निर अव्यय का मतलब वही नियम आपको सभी अव्ययों में प्रयोग करना है। दूसरा अव्यय कौन सा आपका है श। श का मतलब क्या होता है सहित। विभक्ति कौन सी आती है तृतीया। लिखते हैं स धनम। क्या करना है विग्रह के लिए अव्यय लिखना है, कौन सा है श। मतलब क्या होता है सहित। फिर क्या है मूल शब्द धनम। इसको किस में लिखना है तृतीय। पहले धन की तृतीया लिखेंगे तो क्या बनेगा धनेन। आखिर स का मतलब सही। ये क्या बनेगा धनेन सहितम। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बलेन सहितम। इसमें क्या करना है कि उत्तर पर जो लिखा है सहितम, देखेंगे इसके लिए कौन सा अव्यय आएगा। तो क्या आएगा श और इसकी तृतीया की विभक्ति हटा देंगे और इसको नपुंसक लिंग में लिख देंगे। तो क्या बनेगा स ऐसे समझ में। तो क्या करेंगे अव्यय पहले लिखेंगे, फिर अव्यय का मतलब क्या होता है उसको लिखेंगे और फिर उसके विभक्ति को लगाएंगे। तीसरा है अनु। प्रिय छात्रों अनु का मतलब दो होता है। एक होता है पश्चात और दूसरा होता है योग्यम। तो योग्यम के केवल दो उदाहरण होते हैं। एक आता है अनुरूपम और अनुगुणम। बाकी जहां भी अनु होगा उसका मतलब क्या होगा पश्चात। जैसे लिखते हैं अनुरथम। पहले क्या करना है आपको अनु का मतलब देखना है क्या होगा पश्चात। फिर जो उत्तर पद है उसको किस में लिखना है षष्ठी में। तो पहले उत्तर पद को षष्ठी में लिखेंगे तो क्या बनेगा रथस्य। फिर अनु का मतलब तो क्या बनेगा पश्चात। तो क्या बना विग्रह पर रथस्य पश्चात। अब एक उदाहरण लेते हैं किसका जहां पर मतलब अनु का योग्यम होगा। विग्रह पर से लिखते देते हैं गुणस्य योग्यम। अब योग्यम का मतलब क्या होगा अनु। और यहां क्या करेंगे विभक्ति को हटा देंगे और उसको नपुंसक लिंग में लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा
अनु। तो ये अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात होता है और योग्यम होता है। योग्यम के केवल 2 उदाहरण हैं और बाकी पश्चात के हैं। तीसरा आपका है उप। उप का मतलब होता है सभी और विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी आती है। जैसे उपनगरम। उपनगरम में पहले क्या है? उप अव्यय है। ठीक। उप का मतलब क्या होता है? सभी। उसके बाद उत्तर पद क्या है? नगर। इसको कौन सी विभक्ति में लिखना है? षष्ठी। तो ये क्या बनेगा? नगरस्य पश्चात। क्या बना? नगरस्य पश्चात। एक विग्रह पद का देखते हैं। कृष्णस्य पश्चात। ये आपका विग्रह पद है। आपको क्या बनाना है? इसका समस्त पद। तो जब समस्त पद बनाएंगे तो जो मतलब है उसके अव्यय को पहले लिखेंगे और जो विभक्ति वाला पद है उसको बाद में लिखेंगे, विभक्तियों को हटा। तो पश्चात का मतलब क्या होता है? ओ। अरे हाँ, इसमें अव्यय कौन सा आता है? ओ। और यहाँ क्या है? कृष्ण। तो क्या ये बनेगा? उपकृष्णम। तो उप का मतलब क्या होता है? पश्चात। विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी विभक्ति आती है। अब आपका अगला अव्यय है कौन सा? प्रति। प्रिय छात्रों, प्रति का मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जो उत्तर पद होता है उसी को 2 बार लिखते हैं, या तो प्रथमा में लिखेंगे या फिर सप्तमी में लिखेंगे और अंत में इति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतिवनम। तो इसमें आपको प्रति को क्या करना है? निकट कर देना। विग्रह पद बनाएंगे तब, क्योंकि प्रति का कोई मतलब नहीं है। प्रति मतलब 2 बार होता है। तो उत्तर पद क्या है? वनम। इसको प्रथमा में लिखेंगे या फिर सप्तमी में लिखेंगे। तो ये बनेगा वनम वनम इति, या फिर ये बनेगा क्या? वने वने इति। तो क्या किया हमने विग्रह पद के लिए? उत्तर पद को 2 बार लिखा, प्रथमा में लिखेंगे या फिर सप्तमी में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? अंत में इति का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा लिखिए, गृहम गृहम प्रति। गृहम गृहम और इति, ये आपका विग्रह पद। इसको क्या करना है? आपको समस्त पद बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इति को हटा देंगे और फिर जो उत्तर पद, जो उसके पहले वाला पद है, उसको 1 बार लिखेंगे और उसके साथ प्रति अव्यय को लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? प्रतिगृहम। तो प्रति अव्यय वालों के लिए क्या करना है? आपको इसका मतलब नहीं लिखना है, जो उत्तर पद है उसी को 2 बार लिखना है और अंत में इति लगाना है। और जब आप विग्रह से समस्त पद बनाएंगे तो वहां इति को हटा देंगे और प्रति अव्यय लिख के उस शब्द को लिखेंगे। छठा अव्यय आपका है यथा। यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मतलब होता है कि किसी चीज को क्रॉस करके आगे निकल जाना।
उसको बोलते हैं क्या, अनतिक्रम। जैसे बोलते हैं कि नियम का अनतिक्रमण मत करो, मतलब नियम को पार मत करो, तो इसका मतलब क्या होगा, अनतिक्रम। और विभक्ति क्या आएगी, षष्ठी। जैसे यथा रूपम, पहले अव्यय क्या है, यथा, मतलब क्या होगा, आगे लिखा है, बोलिए, अनतिक्रम। विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी। किस में लगाएंगे, उत्तर पद में आएंगे, म हट जाएगा, क्या बनेगा, रूप। तो रूप का षष्ठी क्या होता है, रूपस्य। रूपस्य अनतिक्रम। एक और देखते हैं उदाहरण, धनस्य अनतिक्रम। इसको क्या बनाना है आपको, समस्त पद। तो पहले क्या है, अंत में अनतिक्रम में, तो कौन सा लगाएंगे इसका, अव्यय यथा। और यहां स्य हटा देंगे, इसको नपुंसक लिंग में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, यथा धनम। तो इस अव्यय में, अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से हमने दो चीज पढ़ा है कि समस्त पद और विग्रह पद कैसे बनाएंगे। अगर समस्त पद दिया है, आपको विग्रह पद बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो अव्यय दिया है उसके मतलब को बाद में लिखना है, और जो उत्तर पद दिया है, जो अव्यय के साथ विभक्ति लगाते हैं, उसको पहले लिखना है, ठीक। और जब आपको विग्रह पद से समस्त पद बनाना होगा, तो वहां क्या करेंगे आप, जो मतलब लिखा है अव्यय को, उस अव्यय को पहले लिखेंगे, और जो पहला शब्द लिखा है विभक्ति वाला, वहां से विभक्ति को हटा देंगे और दोनों को जोड़ के नपुंसक लिंग में लिखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अंत तक देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।